बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का स्टार्ट लिया हुआ है और हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस हम तकरीबन 11 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जो कि हम अपना जो पुराना हमारा टॉपिक था उसको डिस्कस करेंगे या उसको कह सकते हैं कि कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल्स पढ़ी थी। पहले पॉलीसेकेराइड्स को डिस्कस किया था, फिर उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। 2 एग्जांपल्स हमने स्टडी कर ली थी और 2 एग्जांपल्स के बाद मजीद 2 एग्जांपल्स हमारे पास रह गई थी, जिनमें एक सेलुलोज था और एक काइटिन था। सो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि सेलुलोज क्या है और काइटिन क्या है और इनकी मुकम्मल तफसील को जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है जी? सेलुलोज, इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पॉलीमर, जो यहाँ पे पॉलीमर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये पॉलीमर, इससे मुराद क्या होती है? बेसिकली स्टूडेंट्स, पॉली से मुराद होती है मैनी या ज्यादा, और मर से मुराद होती है यूनिट, यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बने, हम उसको पॉलीमर कह सकते हैं। अगर इसको साइंस की जबान में या बायोलॉजी की जबान में समझें तो पॉलीमर से मुराद वो मॉलिक्यूल होता है जो बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो ये क्या कह रहे हैं? इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मिलकर बना होता है बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से। यानी जो इसकी छोटी चीज है जिससे ये बन रहा है वो क्या है? ग्लूकोज। और स्टूडेंट्स, जो छोटी चीज होती है उसको हम कहते हैं मोनोमर। मोनो से मुराद 1 और मर यानी यूनिट, यानी एक यूनिट, यानी वो चीज जो इसको बनाएगी, जो मोनोमर होगा वो इसका क्या है? ग्लूकोज है। और ये एक पॉलीमर है जो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बन रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑल्सो का लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हमने जो दो एग्जांपल्स पढ़ी थी, जो स्टार्च थी और ग्लाइकोजन थी, ये दोनों भी हमारे पास ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। ये भी ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, यानी इनका यूनिट भी ग्लूकोज होता है जो इनको बना रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया कि ये पॉलीमर है ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। अब देखें, अबंडेंट से मुराद होती है पाए जाने वाला, तो ये क्या कह रहे हैं? मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, यानी ये एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी है जो बहुत ज्यादा कुदरत में या जमीन पर पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? बेसिकली ये शुगर्स होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट यानी ये ऐसी शुगर्स होती हैं, ये ऐसे शुगर वाले मॉलिक्यूल हैं या ऐसे कंपाउंड हैं जो शुगर से मिलकर बनते हैं, और ये कहां पर पाए जाते हैं? ये जमीन पर बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट या मोस्ट अबंडेंट शुगर कौन सा है, अब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर पॉलीमर से मुराद है, यानी एक बड़े मॉलिक्यूल से मुराद है कि बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा जमीन पर पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सेलुलोज है, जो जमीन पर ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, इनसॉल्युबल से मुराद होती है हल ना होना, यानी ये हल नहीं होता, मिल नहीं जाता इन वाटर। अगर इसको पानी में हम हल करने की कोशिश करें तो ये हल नहीं होता पानी में। ठीक है, और हाईली लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल हुआ है कि ये इतना ज्यादा इनसॉल्युबल है कि बिल्कुल भी थोड़ी सी तादाद भी इसकी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, थोड़ा सा भी ये वाटर में हल नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, आगे, इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी। अगर कोई इंसान इसको अपनी बॉडी में लेता है सेलुलोज को, तो ये उसके अंदर हजम नहीं होता, यानी ये वो ऑर्गेनिज्म को ये पूरा का पूरा जिस तरह लिया था उसी तरह अपनी बॉडी से निकालना पड़ेगा, ये हजम नहीं होता। अब जो हमने बातें की सेलुलोज की, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पहले हमने बताया कि ये एक पॉलीमर है जो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बनता है। दूसरा हमने बताया कि ये जमीन पर बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है।
इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी के अंदर हल नहीं हो सकता, और इसको अगर एक ह्यूमन बॉडी ले तो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अब स्टूडेंट्स, इन सेलुलोज द ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंट इन स्ट्रेट चेन एंड नो ब्रांच चेन प्रेजेंट इन इट। स्टूडेंट्स, हमने जो दो पहले एग्जांपल्स पढ़ी थी, स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च में हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज जो होगी वो स्ट्रेट चेन में भी और ब्रांच चेन में भी प्रेजेंट होगी। ग्लाइकोजन में हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रांच चेन में ग्लूकोज अटैच होंगे। अब स्टूडेंट्स, सेलुलोज में जो ग्लूकोज अटैच हुआ होता है, जो ग्लूकोज इसको बना रहा होता है, वो ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में अटैच होता है, यानी वो ग्लूकोज के यूनिट स्ट्रेट चेन में अटैच होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सेलुलोज में ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन पाई जाती है, कोई ब्रांच चेन नहीं होती, यानी सीधी लंबी लंबी चेनें पाई जाएंगी जिसमें ग्लूकोज के यूनिट्स अटैच होंगे, ब्रांच शेप कोई भी नहीं अटैच होगी, यानी उसके अंदर से मजीद शाखें नहीं निकल रही होंगी। सो स्टूडेंट्स, आगे दिस स्ट्रेट चेन बिकम्स स्पाइरली कॉइल्ड एंड कंडेंस टू फॉर्म ट्यूब्स। अब ये क्या कह रहे हैं, अगर ये स्ट्रेट चेन, बहुत सारी स्ट्रेट चेन जुड़ती है, अगर ये जुड़ जाती है, या देखो फॉर एग्जांपल एक ये पूरी लंबी चेन थी, इस तरह एक लंबी ये चेन है, अगर ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो जाती हैं, यानी लिपट जाती हैं अगर एक दूसरे के ऊपर, या एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, तो ये किसकी फॉर्मेशन करती हैं, ट्यूब्स की। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखें ये हमारे पास सेलुलोज दिखाया हुआ है, ये सेलुलोज बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखें ये बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट जो हैं ये एक साथ करके पूरी एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, राइट, लाइक दिस, और इसी तरह ये वाली एक स्ट्रेट चेन बन रही है। अब आप आगे देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रेट चेन आगे जाके जुड़ रही हैं या क्वाइल हो रही हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये ट्यूब्स की फॉर्मेशन कर रही है, किसकी, ट्यूब्स की फॉर्मेशन कर रही हैं। अब स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि ये जब एक साथ स्ट्रेट लाइन में जो चेन्स जा रही हो, जब ये क्वाइल हो जाए या कंडेंस हो जाए, जुड़ जाए, तो ये ट्यूब्स की फॉर्मेशन कर लेती हैं। आगे दीज ट्यूब्स ऑफ सेलुलोज फॉर्म सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। अब क्या कह रहे हैं, ये जो ट्यूब्स होती हैं सेलुलोज की, यानी जो ग्लूकोज जुड़े थे और जिन्होंने पॉलीमर सेलुलोज बनाया था, उसकी जो ये ट्यूब्स हैं जो बन रही हैं, ये क्या कर रही होती हैं, सेल वॉल बना रही होती हैं प्लांट्स की। अगर आपसे पूछा जाए कि सेलुलोज हमें कहां पर मिल सकता है, तो आप बोलेंगे कि प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, यानी सेलुलोज हमें वहां पर मिल जाएगा आसानी से। और सेलुलोज किससे मिलकर बन रहा है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से, बहुत सारे जब छोटे ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो सेलुलोज की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो स्ट्रेट चेन में जुड़ रहे हैं, ब्रांच चेन नहीं फॉर्मेशन हो रही। ये सेलुलोज जो होता है ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी में हल नहीं हो सकता, और इसके साथ साथ इसको एक ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं कर सकती। अब स्टूडेंट्स आगे लिखा हुआ है सेलुलोज गिव्स नो कलर टू आयोडीन। अब देखिए हमने लास्ट लेक्चर में जो दो एग्जांपल्स पढ़ी थी उनका हमने आयोडीन टेस्ट भी चेक किया था। देखिए इनको टेस्ट किया जाता है, ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में जो पॉलीसेकेराइड्स हैं जैसे ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, इनको आयोडीन एक टेस्ट किया जाता है जिसकी मदद से कलर की बिना पर हम पहचानते हैं कि कौन सा इसके अंदर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोजन के लिए एक मखसूस कलर था, इसी तरह हमारे पास स्टार्च के लिए अपना एक मखसूस कलर था, इसी तरह ग्लूकोज के लिए, सेलुलोज के लिए क्या कह रहे हैं, सेलुलोज गिव्स नो कलर। सेलुलोज जो है वो कोई कलर भी आयोडीन के साथ नहीं देता। ठीक है, हमने ग्लाइकोजन पढ़ा वो अपना एक कलर देता है, स्टार्च पढ़ा वो अपना एक मखसूस कलर देता है, लेकिन सेलुलोज कोई भी कलर नहीं देता। सो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं, ये हमारा था सेलुलोज जो हमने डिस्कस कर लिया। अब काइटिन पे चलते हैं। स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि ये देखें, स्ट्रक्चर में इन्होंने पूरी पहले जो बहुत सारे यूनिट मिल रहे थे एक स्ट्रेट चेन बनाई, उस स्ट्रेट चेन जब बहुत सारी स्ट्रेट चेन्स आपस में कंबाइन हुई तो ट्यूब्स की फॉर्मेशन हो गई, यानी धागे नुमा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई, या कह सकते हैं कि वो जो जब ट्यूब्स आपस में कंबाइन हुई तो वो धागे नुमा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई, जिसको हम फाइबर कहते हैं। फाइबर से मुराद रेशे यानी धागे नुमा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेलुलोज फाइबर आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो फिर यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये बता रहे हैं
किस तरह ये प्लांट के सेल वॉल बना रहा होता है। सो स्टूडेंट्स अब काइटिन पे आते हैं। अब काइटिन क्या चीज है, पहले तो आपको ये मालूम हो चुका है कि काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है, यानी ये एक बड़ी शुगर का मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे शुगर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें बहुत सारे छोटे शुगर्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं, यानी ये वाली चीज नहीं, एक बात बता देता हूं। जैसे अब मैं शुगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, शुगर में हमारे पास सुक्रोज भी होती है, ग्लूकोज भी होती है, मेलोज भी होती है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारी शुगर प्रेजेंट होती है। हमारे पास लैक्टोज होती है, माल्टोज होती है, मैनोज होती है, इसी तरह बहुत सारी शुगर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो सारी शुगर्स हैं ये हमने स्टडी की हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली आप पहले वो लेक्चर देख लें। हमने पूरी सीरीज जो है लेक्चर्स की डिस्कस की हुई है, इसमें कोई भी टॉपिक हमने उसके अंदर छोड़ा नहीं है। तो आप हर चीज वहां पर जो प्ले आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स काइटिन क्या है? इट इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर। पॉलीमर से मुराद यानी बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना हुआ है ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब स्टूडेंट्स हमने लास्ट जो अभी हमने पढ़ा सेलुलोज, उसमें हमने डिस्कस किया था कि वो जो सेलुलोज था वो बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो है ये किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये एक यूनिट है जिससे ये मिलकर बन रहा है। मैं आपको अभी डिफाइन करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्या है। आगे थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, एन अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। स्टूडेंट्स डेरिवेटिव से मुराद होती है किसी चीज से निकला हुआ। अब ये कह रहे हैं कि ये है डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, यानी ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है ये ऐसी चीज है जो ग्लूकोज से निकली हुई होती है। ठीक है, यानी ग्लूकोज में अगर कोई चेंज आ जाए, ग्लूकोज से जो चीज निकलेगी हम उसको डेरिवेटिव कहेंगे। ग्लूकोज में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बन जाता है। तो काइटिन जो है उसका जो यूनिट है जिससे वो मिलकर बना है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और लफ्ज इस्तेमाल है अमाइड। अमाइड से क्या मुराद होती है? पहले मैं आपको एक पहले डायग्राम दिखा देते हैं, उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये आपकी बुक में मौजूद है जो हमारे पास काइटिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब देखें, जो आमतौर पर ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज में OH और H ग्रुप प्रेजेंट होता है या OH और H प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स जब OH की जगह कोई भी OH हटकर जब हमारे पास एक ग्रुप अटैच हो जाए जिसका नाम होता है एन एसिटाइल, सॉरी ये नहीं है ये वाला, अब यहां पर देख सकते हैं जब एक एन एसिटाइल ग्रुप, इसका नाम है एन एसिटाइल ग्रुप, जब ये वाला ग्रुप किसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के OH ग्रुप हटाकर उसकी जगह पर लग जाए तो ये बन जाता है हमारे पास, क्या बन जाता है? जो हमने अभी डिस्कस किया जिसका नाम क्या था? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बन जाता है। क्या बन जाता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। जब एन एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाता है ग्लूकोज के सेकंड कार्बन पर तो वो हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि काइटिन मिलकर बना हुआ है बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से। अब ये एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है। इस तरह काइटिन की पूरी जो चेन में या काइटिन जो होता है उसके अंदर इस तरह ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यूनिट अटैच होते हैं। सो स्टूडेंट्स इतनी बात आपको क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि एन एसिटाइल ग्रुप क्या होता है। वैसे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एन एसिटाइल ग्रुप हमारे पास मौजूद है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो ऑक्सीजन के साथ, लाइक दिस, ये देखिए ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, एक तरफ हमारे पास CH3 प्रेजेंट हो और एक तरफ हमारे पास NH2 प्रेजेंट हो, तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है एन एसिटाइल ग्रुप।
इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का हो, एक तरफ CH3 अटैच हो और एक तरफ NH2 यानी अमाइन ग्रुप अटैच हो, तो वो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है N-एसिटाइल ग्रुप की। सो स्टूडेंट्स, ये N-एसिटाइल ग्रुप जो होता है ये प्रेजेंट होता है किसके साथ? ग्लूकोज के यूनिट के साथ, और उसकी फॉर्मेशन कर देता है N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब यहां पर लिखा हुआ था एन अमाइड डेरिवेटिव। बेसिकली स्टूडेंट्स, अमाइड से मुराद क्या होती है? अमाइड में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये कह रहे हैं एन अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का तो मैंने आपको बता दिया कि ये ग्लूकोज से निकलता है। अमाइड हम इसको इस वजह से कह रहे हैं, अमाइड इस ग्रुप को कहा जाता है जब कार्बन के साथ ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और एक तरफ हमारे पास NH2 प्रेजेंट हो, NH2 प्रेजेंट हो यानी अमाइन प्रेजेंट हो, और एक तरफ हमारे पास रेडिकल ग्रुप, ये रेडिकल में आपका CH3 आ जाता है जो हमने अभी डिस्कस किया। इस रेडिकल ग्रुप में हमारी यानी कार्बन की चेन भी इसके अंदर आ जाती है। रेडिकल ग्रुप में कोई भी आ सकता है, एक कार्बन वाला भी, दो कार्बन वाला भी, तीन कार्बन वाला भी। ये R से मुराद होती है रेडिकल ग्रुप, और इसमें हम पूरी चेन कार्बन की शो कर रहे होते हैं। वो एक भी होती है, वो दो भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या है, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है। जब ग्लूकोज के सेकंड कार्बन पर जब हम N-एसिटाइल ग्रुप अटैच करते हैं तो वो हमारे पास N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये क्या है, ये ग्लूकोज का डेरिवेटिव है क्योंकि ये ग्लूकोज से निकल रहा है। सो स्टूडेंट्स, आगे द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन इज सिमिलर टू क्रिस्टलाइन सेलुलोज, यानी जिस तरह सेलुलोज के अंदर जो हमारे पास प्रॉपर, ये कह रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है काइटिन का वो सिमिलर होता है सेलुलोज की तरह। क्रिस्टलाइन से मुराद होती है कि जिस ऐसी कोई चीज जिसके अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एटम मौजूद हो, यानी उसमें एटम्स जो हो वो प्रॉपर अरेंजमेंट में मौजूद हो। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेलुलोज का जिस तरह प्रॉपर एटम्स की अरेंजमेंट उसमें मौजूद थी, बिल्कुल उस तरह होता है। और ये क्या बना रहा होता है, नैनो फाइब्रिल्स, यानी ये जब ग्लूकोसामाइन जुड़ रहे हैं तो ये नैनो फाइब्रिल्स की यानी उन रेशों से भी छोटे रेशों की फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिब्रिल्स बड़े रेशे होते हैं, और नैनो फिब्रिल्स उससे छोटे रेशे होते हैं। ये छोटे धागे, आप वैसे धागे में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रेशे या फिर क्या कह सकते हैं कि धागे नुमा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे फंक्शनली इट इज कंपेरेबल टू केराटिन प्रोटीन। अब स्टूडेंट्स, ये काइटिन, ये जो अब हम स्टडी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर इसको फंक्शनली देखा जाए, स्ट्रक्चरली तो हमने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। फंक्शनली यानी ये अगर किस तरह काम कर रहा है, स्ट्रक्चर से मुराद होती है उसकी साफ देखना, वो दिखता किस तरह है। फंक्शनली से मुराद होती है वो काम किस तरह करता है। तो ये कह रहे हैं कि ये केराटिन प्रोटीन की तरह काम करता है। केराटिन प्रोटीन बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे नाखून में, हमारे बालों में, ऐसी जगह पर पाई जाती है। तो अब स्टूडेंट्स, ये केराटिन प्रोटीन का काम क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारे को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो हमारी साख्त बना रही होती है। हमारे जो नाखून होते हैं वो हमें स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं, वो साख्त बना रहे होते हैं हमारे जिस्म की। और स्टूडेंट्स, ये हमें क्या करते हैं, ये हमें पैथोजन की, अब देखो नाखून हमारे क्या काम आते हैं, नाखून हमारा पानी अंदर जाने से बचाते हैं। अगर हमें कोई चीज लगती है तो उसको बर्दाश्त करते हैं, इतनी जल्दी टूटते नहीं है। तो ये हमें यानी स्ट्रेस वगैरह ऐसी चीजों से बचा रहे होते हैं। इसके साथ साथ मैं उस स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा कि वो जो स्ट्रेस है हमें, जो हम कहते हैं कि हम परेशान हो रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये वाले स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ कि दबाव से मेरा मतलब जो है वो दबाव से है। हमारी बॉडी के अंदर पानी नहीं जाने दे रहे होते। ये सारे फंक्शन किसके होते हैं? केराटिन प्रोटीन, यानी ये केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं ये नाखून। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, काइटिन भी एक ऐसी चीज है जो क्या करेगी, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होगी किसी चीज को, वो भी हम स्टडी करेंगे किस चीज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। इसी तरह उसको बचाएगी नुकसानदेह, यानी उसके ऊपर अगर कोई चीज वजन अगर आ जाए तो उसको नुकसानदेह होने से बचाएगी, यानी उसको वजन को बर्दाश्त करेगी, अंदर उसको, उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाने से बचाएगी, यानी ताकि उसको नुकसान कम से कम पहुंचे। ये सारे फंक्शन किसके होंगे? केराटिन प्रोटीन के होंगे, और इसी तरह काइटिन के होंगे। यानी केराटिन प्रोटीन की बिल्कुल सेम क्या है, काइटिन वही काम कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, आगे क्या लिखा हुआ है, काइटिन इज मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड कंटेन नाइट्रोजन। मॉडिफाइड से मुराद होती है यानी इसके अंदर ये प्रॉपर एक
ये तरतीब में आ चुका है। तो काइटिन क्या कह रहे हैं, एक मॉडिफाइड है पॉलीसेकेराइड है, इसके अंदर तब्दीली आती है, ये प्रॉपर एक बना होता है जिसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, कंटेन नाइट्रोजन, इसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स हमने अभी वहां पर देखा था कि अमाइन ग्रुप जो NH2 मैंने आपको बताया था उसके साथ N प्रेजेंट था, तो वहां पर वो N से मुराद नाइट्रोजन थी, यानी ये एक ऐसा पॉलीसेकेराइड होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, which allows for increased hydrogen bonding between adjacent polymer giving it more strength। स्टूडेंट्स अगर आप इसको मैं सादा लफ्जों में आपको बताना चाहूं तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक कार्बन की एक जो पूरी काइटिन की अगर एक जो एन ग्लूकोसामाइन की प्रॉपर एक हमारे पास चेन हो, उसके साथ जब दूसरी चेन को जोड़ने में ये मदद करता है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस तरह इसके अंदर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और OH ग्रुप प्रेजेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, यानी हाइड्रोजन H और OH आपस में कंबाइन होते हैं, तो क्या होगा कि ये मदद करेगा एक चेन की दूसरी चेन के साथ जुड़ने में, ये दोनों चेनें आपस में जुड़ सकेंगी, ये आमतौर पर बताना हमें ये चाह रहे हैं। यानी ये एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और ये आराम से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होते हैं दूसरी चेन के साथ, इस तरह फिर दूसरी तीसरी के साथ चौथे के साथ आराम से यानी बिल्कुल आसानी से ये जुड़ सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इन इट्स प्योर। अब देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास काइटिन होता है ये दो टाइप का होता है, एक प्योर यानी बिल्कुल खालिस फॉर्म में और एक हमारे पास होता है मॉडिफाइड, यानी जो प्योर होगा वो अनमॉडिफाइड होगा, उसके अंदर कोई तब्दीली मजीद नहीं आई होगी, और अगर उसमें तब्दीली आ जाए तो वो हमारे पास मॉडिफाइड दो किस्म का होता है, एक प्योर नहीं होता यानी मॉडिफाइड हो जाता है, एक जो प्योर होता है वो अनमॉडिफाइड होता है, उसमें मजीद कोई तब्दीली नहीं आई होती, तो जो मॉडिफाइड होता है उसमें तब्दीली आती है जिसकी वजह से वो मॉडिफाइड हो जाता है, यानी वो नया बन चुका होता है, उसमें तब्दीली आ चुकी होती है। तो क्या लिखा हुआ है, इन इट्स प्योर एंड अनमॉडिफाइड फॉर्म काइटिन इज ट्रांसलूकेंट, pliable, resilient and quite tough in most arthropods। अब मैं आपको बताता हूं, पहले आर्थ्रोपोड समझ लें फिर इन लफ्जों के नाम भी मतलब भी बता दूंगा। स्टूडेंट्स आर्थ्रोपोड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, ये ग्रुप है, ये एक कैटेगरी है जिसको हम जिसमें ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। आर्थ्रोपोड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनके पास एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, यानी जिनके पास बाहर भी कोई चीज मौजूद होती है, बाहर की तरफ भी ढांचा मौजूद होता है। स्टूडेंट्स आपने स्पाइडर देखी है, स्पाइडर के पास प्रॉपर एक पीछे की तरफ ऊपर की तरफ निकली हुई एक चीज मौजूद होती है। इस तरह आपने स्नेल देखा होगा, आपने केकड़ा देखा होगा, ये सारी चीजें क्या हैं जिनके ऊपर क्या मौजूद होता है, प्रॉपर क्या चीज मौजूद होती है, प्रॉपर एक उनका जो कह सकते हैं एक्सोस्केलेटन उसको कहा जाता है, जो ढांचा मौजूद होता है। सो स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं, अगर प्योर फॉर्म में काइटिन हो तो वो काइटिन जो होता है वो ट्रांसलूकेंट होता है, यानी वो हमें बिल्कुल शफाफ, जैसे पानी होता है, पानी की तरह जिस तरह पानी को हम देख सकते हैं लेकिन पानी के दूसरी पार नहीं दे सकते, इस तरह जो हमारे पास काइटिन होता है वो भी शफाफ होता है, उसको हम एक तरफ से तो देख सकते हैं लेकिन उसके पार नहीं देख सकते। प्लाइबल होता है, यानी कह सकते हैं कि वो लचकदार होता है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज की बता रहे हैं काइटिन की। आगे बता रहे हैं रेजिलेंट, अगर इसके ऊपर वजन दिया जाए तो ये वजन को बर्दाश्त करके दोबारा अपनी शक्ल वापसी भी ला सकता है, यानी अगर हम उसके ऊपर प्रेशर दें और प्रेशर फिर हटाएं तो वो अपनी शक्ल में भी आ सकता है। एंड क्वाइट टफ, और इसके साथ साथ ये मजबूत भी होता है, ये कह रहे हैं इन मोस्ट आर्थ्रोपोड्स, यानी कुछ आर्थ्रोपोड्स में जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ये प्योर फॉर्म में पाया जाता है, और ये प्योर फॉर्म में इसकी क्या क्या खासियतें हैं कि ये वजन बर्दाश्त कर सकता है, अपनी जगह पर वापसी आ सकता है, मजबूत होता है और ट्रांसलूकेंट होता है। सो स्टूडेंट आगे, बट इट इज मोस्टली फाउंड इन मॉडिफाइड फॉर्म, ये कह रहे हैं कि ज्यादातर, वैसे तो चलो ये ऑर्थोपोड्स में मौजूद होता है प्योर फॉर्म में, लेकिन ज्यादातर ये मॉडिफाइड फॉर्म में पाया जाता है, यानी ये अपने अंदर इसके अंदर कोई जो अंदर इसके मजीद मॉडिफिकेशन की जाती है, तब्दीली की जाती है और उसके बाद ये पहुंचा होता है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ये मौजूद होता है। अब देखते हैं, मैं आपको फिर प्रॉपर बात बताऊंगा कि ये कहां पर मिल जाता है हमें। आगे क्या कह रहे हैं, सच एज प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स फॉर्म एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स,
अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कुछ कीड़े हैं जिनके ऊपर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, तो ऐसे कीड़े जो होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन में ये काइटिन जो होता है ये अपने साथ प्रोटीन को कंबाइन कर लेता है। प्रोटीनिशियस मैट्रिक्स से मुराद है कि प्रोटीन जब इससे कंबाइन होती है तो ये वो वाला स्केलेटन बना होता है। जो उसका स्केलेटन होता है कीड़ों का, उनमें क्या होता है कि ये काइटिन के साथ साथ प्रोटीनिशियस जो उसके साथ प्रोटीन भी मिल जाती है और जिससे वो क्या होता है वो और मजबूत हो जाता है। ठीक है, आगे विद कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 से मुराद होती है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इन द शेल ऑफ मोलस्कस एंड क्रस्टेशियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मोलस्कस। मोलस्कस ऐसे जानदारों को कहा जाता है जो नरम होते हैं लेकिन उनके पास शेल मौजूद हो। ठीक है, नरम हो और उनके पास क्या मौजूद हो, शेल मौजूद हो। जैसे ऑक्टोपस हो गया हमारे पास, इसी तरह जेलीफिश हो गई, यानी इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है जो ऊपर से क्या कह सकते हैं कि ऊपर से सिप्पी हो गई हमारे पास, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अंदर से क्या होते हैं कि अंदर से ये नरम होते हैं लेकिन बाहर इनके शेल मौजूद होता है। आगे एंड क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस से मुराद स्टूडेंट्स वही आर्थ्रोपोड्स होते हैं, यानी ये ऐसे होते हैं जिनके पास अपना क्या मौजूद होता है, एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। तो क्या कह रहे हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ये काइटिन के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी जुड़ा होता है। दो चीजें हमें बताई गई, एक बताया गया कि अगर ये प्योर फॉर्म में होगा तो ये कुछ आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, फिर बताया गया कि ये मॉडिफाइड फॉर्म में ज्यादातर पाया जाता है। जो मॉडिफाइड फॉर्म में किस तरह पाया जाएगा, यानी इसके अंदर क्या तब्दीली आएगी, इसके अंदर तब्दीली ये आती है कि इसके साथ प्रोटीन मिल जाती है और ये ज्यादातर किसमें पाया जाता है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है। और उसके बाद अगर इसमें तब्दीली आकर कैल्शियम कार्बोनेट इसके साथ कंबाइन हो जाए तो ये ज्यादातर मोलस्कस में पाया जाता है और क्रस्टेशियंस में पाया जा रहा होता है। कंपोजिट मटेरियल इज मच हार्डर एंड स्टिफर देन प्योर काइटिन। ये कह रहे हैं अब ये वाला जो काइटिन है, जो कैल्शियम कार्बोनेट या इसके साथ साथ कह सकते हैं कि दूसरा प्रोटीन के साथ कंबाइन हुआ है, ये पहले वाले काइटिन के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होगा। सो स्टूडेंट्स, आपने एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे क्रैब हो गया, इस तरह हमारे पास जेलीफिश, ये सारी चीजें मोलस्कस और आर्थ्रोपोड्स हैं। तो इनके जो शेल या मौजूद होते हैं, जिनके पास शेल होते हैं उनके शेल में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और काइटिन मौजूद होता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रॉपर बाहर एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, उन ऑर्गेनिज्म में ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर पाया जाता है। अगर आमतौर पर बात करें तो आज हमने ये सेलुलोज और काइटिन पढ़ा। सेलुलोज आमतौर पर सेल वॉल बनाने में काम आता है, जो प्लांट्स में सेल वॉल बनाने में ये बना रहा होता है। और काइटिन की बात करें तो काइटिन एक्सोस्केलेटन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है उनको बनाने में काम आता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ आपको समझ नहीं आया तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूंगा। अब दीजिए आप मुझे इजाजत, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।